बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी कंप्लीट करने के बाद ग्लाइकोलिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को कुछ हद तक मैं यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ ताकि जो कंपैरिजन है बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स विच आर द कॉन्जुगेट्स ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स, इनको आप इजीली जो है वो डिफरेंशिएट कर सको। तो दोनों में ये सिमिलैरिटी हमने देखी थी कि हमारे पास दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें शुगर और प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक तरफ आपके पास जो प्रोटियोग्लाइकेंस है इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ शुगर्स हैं एंड दीज शुगर्स आर सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन, जबकि यहाँ पे आपके पास सिंपल या मॉडिफाइड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट है, बट दीज आर नॉट ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन। सेकेंड डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था लेंथ ऑफ ओलिगोसैकेराइड कि आपके पास जो प्रोटियोग्लाइकेंस है उसमें आपके पास लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑब्वियसली ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन, वो किसी कोर प्रोटीन के साथ अटैच होती है और वो कोर प्रोटीन में ब्रेन बाउंड भी हो सकती है या वो सिक्रेटेड भी हो सकती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है वो लीनियर होगा या फिर वो ब्रांच्ड होगा, लेकिन वो स्मॉल इन साइज होगा। यानी आपके पास हो सकता है कि सपोज दिस इज अ प्रोटीन और इसके किसी स्पेसिफिक रेजिड्यू के ऊपर आके कार्बोहाइड्रेट्स में अटैच होना है, तो फर्स्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स लीनियर अटैच हैं, उसके बाद आपके पास ब्रांचिंग हुई और ब्रांचिंग में भी सपोज आपके पास तीन तीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है। इधर अगर मजीद ब्रांचिंग हुई है तो इस तरह से। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस कार्बोहाइड्रेट या इस ओलिगोसैकेराइड की लेंथ को ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस के साथ कंपेयर करोगे जो कि यहाँ पे अटैच थी थी सिक्रेटेड और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, तो ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल होगी और इस केस में जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी, लार्ज होगी। थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स आके अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ, हमेशा वो सीरीन के साथ आके अटैच होते हैं। और कौन से सीरीन के साथ? स्पेसिफिक सीरीन विच इज द पार्ट ऑफ सीरीन, ग्लाइसिन, एक्स एंड ग्लाइसिन। बट हेयर हमने थोड़ी सी डाइवर्सिटी देखी है कि अटैचमेंट साइट जो है वो तीन रेजिड्यूज के ऊपर पॉसिबल है। सीरीन के ऊपर भी अटैचमेंट हो सकती है, थ्रियोनिन के ऊपर भी हो सकती है और एस्पारागिन के ऊपर भी हो सकती है। सीरीन और थ्रियोनिन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर है कि आपका ओलिगोसैकेराइड अटैच होगा। इस केस में आपका जो लिंकेज बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसको आप कहेंगे कि दिस इज ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जबकि एस्पारागिन के केस में चूंकि यहाँ पे आपके पास ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, अमाइड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इस केस में उस अमाइड नाइट्रोजन के ऊपर आके आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो अटैच होगा और जो बॉन्ड बनेगा इसको आप एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहोगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे ग्लाइकोप्रोटीन्स के हवाले से। अब हम जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, जो चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं देखी थी, लाइक क्या सीरीन किसी कंसेंसस सीक्वेंसेस का पार्ट है, किसी कंजर्व सीक्वेंस का पार्ट है। एस्पारागिन के हवाले से भी ये हमने नहीं देखा था कि क्या सारे एस्पारागिन जो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन होगी या कुछ स्पेसिफिक एस्पारागिन जो है ये टारगेट साइट है फॉर अटैचमेंट ऑफ ओलिगोसैकेराइड। तो इन कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को डिस्कस करने के बाद एक चीज आपने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व की थी कि यूजुअली आपकी जो एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनमें जो पहला अमाइनो एसिड रेजिड्यू है, दिस फर्स्ट अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। यानी जैसे हमने यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकेन के केस में ये चीज देखी थी ना कि आपके पास यहाँ पे सीरीन के बाद एक टेट्रासैकेराइड ब्रिज बनता है, ठीक है। तो इस टेट्रासैकेराइड ब्रिज के ऊपर आके आपका ओलिगोसैकेराइड आके अटैच होता है। हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स में से एक ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर एक ब्रिज को आइडेंटिफाई किया था, इसको मैंने पेंटासैकेराइड ब्रिज कहा था, एंड दिस ब्रिज इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। यानी पहले आपके पास अगर ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में आपके पास एस्पारागिन है, एस्पारागिन के साथ पहले आके एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन अटैच होगा, then there will be the second molecule of N-acetyl glucosamine। थर्ड पे आपके पास आएगा मैनोज और मैनोज, थर्ड मैनोज के बाद आपके पास ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, मैनोज 1 एंड मैनोज 2।
तो ये ब्रांच पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो आगे पैटर्न में मल्टीपल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आप देख सकते हैं। लेकिन ब्रांचिंग से पहले आप ये पैटर्न सारे कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सारे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन सब के अंदर ये पैटर्न जो है ये आप कॉमन ऑब्जर्व करें। तो दिस इज आल्सो अ ब्रिज, लेकिन इस केस में जो ब्रिज बन रहा है एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स में, दिस ब्रिज इज पेंटासेक्राइड ब्रिज, और इस ब्रिज की वजह से एक ब्रांच पॉइंट भी बन रहा है। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी भी आपने देखनी है कि टेट्रासेक्राइड ब्रिज और एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात कर रही हूँ, इनमें जो प्रेजेंट पेंटासेक्राइड ब्रिज है इसकी आइडेंटिटी को भी आपने कंपेयर करना है विद द टेट्रासेक्राइड ब्रिज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स कहाँ पे आके प्रोटीन के किस एस्पाराजिन के साथ अटैच होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि आपकी प्रोटीन के अंदर एक एस्पाराजिन है, और एस्पाराजिन के जो अमाइड नाइट्रोजन है वहां पे आके आपके ओलिगोसेक्राइड्स अटैच होंगे। बट अगर आपकी प्रोटीन में मल्टीपल एस्पाराजिन रेसिड्यूज हैं तो क्या हर एस्पाराजिन के ऊपर आके कार्बोहाइड्रेट अटैच होगी? नो। यहाँ पे जो हमारे पास कंसेंसस सीक्वेंस होगी, दिस सीक्वेंस विल बी एस्पाराजिन, प्रोलिन, सीरिन एंड थ्रियोनिन। दिस इज द कंसेंसस सीक्वेंस कि अगर आपका एस्पाराजिन इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे आके पेंटासेक्राइड ब्रिज और फिर ओलिगोसेक्राइड में अटैच होना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एन लिंक प्रोटीन्स के लिए, बिकॉज सिर्फ एन लिंक प्रोटीन्स ही एस्पाराजिन के ऊपर आके अपना ओलिगोसेक्राइड अटैच करवाती हैं। बाकी जो ओ लिंक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उसमें आपके ओलिगोसेक्राइड की जो अटैचमेंट साइट है वो या तो सीरिन के ऊपर है या फिर थ्रियोनिन के ऊपर है। और आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी भी ओ लिंक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इन ओ लिंक ग्लाइकोप्रोटीन्स में सीरिन और थ्रियोनिन के लिए कोई कंसेंसस सीक्वेंस या कंजर्व सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ऐसे सीरिन और थ्रियोनिन को साइट ऑफ अटैचमेंट समझा जाता है जहां पे ग्लाइसिन, वेलिन और प्रोलीन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। यानी आपके पास अगर ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में सपोज दिस इज द सीरिन, अगर तो इस सीरिन के आगे पीछे वाले रीजन्स में वेलिन, ग्लाइसिन या प्रोलीन में से किसी अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी 2 या 3 जगह पे प्रोलीन है, सपोज यहाँ पे ग्लाइसिन है, सीक्वेंस नहीं बताई लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि यहाँ पे जो सीरिन, ग्लाइसिन, वेलिन और प्रोलीन रिच रीजन्स में आएगा, सिर्फ वहां पे आके आपका ओलिगोसेक्राइड अटैच होगा। और सिमिलरली आपके पास थ्रियोनिन का भी यही पैटर्न है। ओके, तो अब इसी जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पे आपने थर्ड पॉइंट भी देख लिया कि इनकी कंसेंसस सीक्वेंसेस एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो एन या ओ ग्लाइकोसाइलेशन है उसमें नंबर ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमेशा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे जो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समटाइम्स एक मोनोसेक्राइड भी अटैच हो सकता है आपकी प्रोटीन के साथ एन या ओ ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल कोट की गई है कि आपकी यूजुअली जो साइटोसोलिक और न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, समटाइम्स क्या होता है कि इनमें प्रोटीन के सीरिन के ऊपर सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, एंड द नेम ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। यानी जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोटीन के जो सीरिन है उसके ऊपर आके एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो, बल्कि ऐसी प्रोटीन भी रिपोर्टेड हैं जिनमें सीरिन के ऊपर सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, एंड द नेम ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो यहाँ से अगेन आप इस चीज को जो है वो रेफर कर सकते हो जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि आपकी प्रोटियोग्लाइकेंस में जो प्रोटीन्स के साथ अटैच कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, या समटाइम्स पॉलीसेक्राइड्स भी अटैच हो जाते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस के केस में। लेकिन हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में इवन एक मोनोसेक्राइड भी अटैच हो सकता है, डायसेक्राइड भी अटैच हो सकता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और ओलिगोसेक्राइड भी अटैच हो सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे पॉलीसेक्राइड में अटैच होना है, बल्कि एन और ओ लिंक ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर आपकी जो अटैचमेंट साइट है वहां पे एक मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे विद दी एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड और ओ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड।
नाउ क्वेश्चन है कि ग्लाइकोसाइलेशन होती क्यों है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने जब प्रोटियोग्लाइकेंस को डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने ये चीज देखी थी। और प्रोटियोग्लाइकेंस में जब हमने 4 मैकेनिज्म्स पढ़े थे कि प्रोटियोग्लाइकेंस में जो एनएस डोमेन्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और कन्फर्मेशनल एक्टिवेशन के थ्रू लिगेंड की जो है वो एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन करवा देती है। इसमें हमने एंटीथ्रोम्बिन के बारे में पढ़ा था। सेकंड हमने रीजन ये पढ़ी थी कि प्रोटियोग्लाइकेंस का बनना क्यों जरूरी है, बिकॉज प्रोटियोग्लाइकेंस की वजह से हमारे पास जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। कि आपके पास जो एक अगर ये फॉर एग्जांपल प्रोटियोग्लाइकन है और इसमें ये आपके पास जो है वो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है, तो एक एनएस डोमेन के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, दूसरी एनएस डोमेन के ऊपर दूसरी प्रोटीन प्रेजेंट है और इनके दरमियान इंटरेक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये हमने यहाँ से चीज डिस्कस की थी कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें प्रोटियोग्लाइकेंस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है। कन्फर्मेशनल एक्टिवेशन करवाती है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन करवाती है, को रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती है और इसी तरह से आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स हैं उनको सरफेस के साथ अटैच करने में यूज होती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट क्यों करवाई जाती है, इसको हम यहाँ से इन कुछ पॉइंट्स से डिस्कस कर लेते हैं। और काफी हद तक इन पॉइंट्स को हम लोगों ने जब ग्लाइको कॉन्जुगेट्स को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने ये पॉइंट्स वहां पे रेफर भी किए थे। तो आई होप कि ये सिर्फ रिवीजन ही होगी, बिकॉज इन पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लाइक ये चीज आपने क्लियर करनी है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती क्यों है। ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट क्यों होती है, शुगर्स क्यों अटैच होती हैं विद प्रोटीन। समटाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि कोई प्रोटीन जो है वो उसकी नेचर हाइड्रोफोबिक नेचर है। सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, उसकी नेचर हाइड्रोफोबिक नेचर है, विच मीन्स कि उसके अंदर नॉन पोलर अमाइनो एसिड ज्यादा थे। हमें पता है अमाइनो एसिड की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। देयर आर सम प्रोटीन जिनके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है नॉन पोलर अमाइनो एसिड की, जिसकी वजह से प्रोटीन की नेचर भी क्या होगी, नॉन पोलर होगी। अगर इस प्रोटीन की नेचर नॉन पोलर है, इट मीन्स कि ये ब्लड के थ्रू पास नहीं कर सकती, बिकॉज ब्लड के अंदर आपके पास 99% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में से सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं। तो समटाइम्स किसी सेल के अंदर जब कोई नॉन पोलर प्रोटीन बनती है तो उस नॉन पोलर प्रोटीन को हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए या उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच करवा दिए जाते हैं। लाइक आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज ग्लूकोज या फिर आपके पास कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इस प्रोटीन की पोलैरिटी इंक्रीज हो गई है और अब ये जो है वो ब्लड के थ्रू अपनी टारगेट साइट पे जा सकती है, ब्लड से ट्रेवल कर सकती है और अपना जो टारगेट सेल है उस पर जाके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द हाइड्रोफिलिक क्लस्टर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि किसी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, ये उस प्रोटीन की पोलैरिटी और उसकी सॉल्युबिलिटी को चेंज कर देते हैं। यानी बिफोर कॉन्जुगेशन, बिफोर द अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इस प्रोटीन की ना तो सॉल्युबिलिटी थी प्लाज्मा के अंदर और ना ही ये प्रोटीन पोलर इन नेचर थी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाईली हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बिकॉज दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड और हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, विच मीन्स कि ये पोलर कंपाउंड है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट के बाद आपकी इस प्रोटीन की पोलैरिटी चेंज हो गई और इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी मीडियम के अंदर वो भी इंक्रीज होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अटैचमेंट के बाद आप प्रोटीन की पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी को चेंज कर सकते हैं और वो बड़े आराम से जो है वो एक मीडियम से दूसरे जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक ब्लड को एज अ मीडियम यूज करते हुए ट्रेवल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि समटाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट है वो प्रोटीन के लिए डेस्टिनेशन लेबल्स के तौर पे एक्ट करती है। इसमें अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को मैनोज 6 फॉस्फेट की एग्जांपल देके ये चीज क्लियर की थी कि सपोज आपके पास ये एक सेल है, इस सेल के साइटोसोल में प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। दीज आर द राइबोसोम जो कि साइटोसोल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल, लेकिन जाना इसमें लाइसोसोम के अंदर है। अब सेल को कैसे पता चलेगा कि ये साइटोसोल से लाइसोसोम में मूव करेगी, इसके ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट करवा दी जाएगी। और कौन से कार्बोहाइड्रेट अटैच करवाए जाते हैं, मैनोज 6 फॉस्फेट।
तो जब इस साइटोसोलिक प्रोटीन के ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट अटैच करवा दिया जाएगा, तो ये मैनोज 6 फॉस्फेट की अटैचमेंट के बाद जो है ये इजीली लाइसोसोम में चली जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी जो ओलिगोसेकेराइड चेन्स हैं जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स के ऊपर लगती हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these oligosaccharide chains can act as the destination label because before the attachment of mannose 6 phosphate प्रोटीन को क्लियर नहीं था कि उसने किस कंपार्टमेंट में जाना है। बिफोर द अटैचमेंट ऑफ दिस ओलिगोसेकेराइड चेन प्रोटीन को ये चीज क्लियर नहीं थी कि उसने किस कंपार्टमेंट में जाना है, बट वंस आपके पास ये मैनोज 6 फॉस्फेट या ओलिगोसेकेराइड चेन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगी, तो ये कार्बोहाइड्रेट एज अ डेस्टिनेशन लेबल के तौर पे एक्ट करते हुए इस प्रोटीन को उसकी स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड पॉइंट इज टू मेंटेन द प्रोटीन फंक्शन। उसको फंक्शनली इंपॉर्टेंट करने के लिए भी आपको समटाइम्स उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच करवाने होते हैं। लाइक ये भी मैंने एग्जांपल आप लोगों के सामने डिस्कस की थी और एक बार दोबारा कर देती हूँ कि मैंने ये चीज कही थी कि समटाइम्स हमारे जो सेल है, सेल की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन, ये एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिसमें मैंने इंसुलिन रिसेप्टर की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये रिसेप्टर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, विच मीन्स कि ये इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास समटाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो किसी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट उस प्रोटीन को अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स आपने यहाँ से देख लिए कि फर्स्ट पॉइंट इज के कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगी, कार्बोहाइड्रेट एज अ डेस्टिनेशन लेबल के तौर पे एक्ट करेंगे, प्रोटीन को उसकी स्पेसिफिक साइट से ट्रांसफर कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के फंक्शन को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। Similarly, we have some additional advantages जो कि कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें पहला ये है कि आपके पास समटाइम्स कोई प्रोटीन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में यूजुअली जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपके पास बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो साइटोस्केलेटन की जो प्रोटीन्स हैं। साइटोस्केलेटन की प्रोटीन्स जो हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस को ट्रांसफर करती हैं, उनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये विद इन का सेल अगर इसने मूव करना है तो ये इसको एज अ ट्रैक कंसीडर करता है। ये जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं ये एक रोड मैप के तौर पर एक्ट करती हैं, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी इंटरमीडिएट्स और जितनी भी ऑर्गेनेलिस हैं वो इन साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स की मदद से जो है वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ मूव करती हैं विद इन अ सेल। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सेलुलर की बजाय सेलुलर एनवायरनमेंट की बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं साइटोस्केलेटन की एग्जांपल दे रही हूँ। तो इन प्रोटीन्स को इस रॉड शेप कंफर्मेशन में कौन रखता है? बिकॉज प्रोटीन तो फोल्ड भी हो सकती है, हमें पता है प्रोटीन्स में ये हेलिसेस बनते हैं, उसके बाद इनका 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में चली जाती हैं। तो इन प्रोटीन्स को इस लीनियर और एक्सटेंडेड कंफर्मेशन में रखने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट करवाई जाती है। लाइक हम इसके ऊपर जो है वो नेगेटिवली चार्ज कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोस्केलेटल प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट 1, 2, 3 ये नेगेटिवली चार्ज कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो नेगेटिव चार्जेस में हमें पता है रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन की वजह से अब ये प्रोटीन फोल्ड नहीं होगी, यानी इस तरह से आपके पास ये जो हेलिसेस है, ये जो फोल्डेड कंफर्मेशन है वो नहीं बनेगी, बिकॉज इस प्रोटीन के ऊपर मल्टीपल ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमने अटैच कराए हैं जिनके ऊपर सेम चार्जेस हैं, और अगर प्रोटीन फोल्ड हुई तो सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होगी। इसलिए जो सबसे आइडियल कंफर्मेशन है इस केस में वो आइडियल कंफर्मेशन एक्सटेंडेड कंफर्मेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट की वजह से हम प्रोटीन की कंफर्मेशन को भी चेंज कर सकते हैं। When numerous negatively charged oligosaccharide chains are clustered on a protein, तो इसकी वजह से प्रोटीन अपनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर या रॉड लाइक कंफर्मेशन में चली जाती है, बिकॉज प्रोटीन वांट्स टू मिनिमाइज चार्ज रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट समटाइम्स जो है वो प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस से भी बचा लेती है, यानी प्रोटीन को डिग्रेडेशन से बचा लेती है।
ठीक है। सपोज आपके पास कोई न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई और ये प्रोटीन जो है इसका एक खास लाइफ स्पैन है। सपोज इसमें 3 मंथ्स के लिए जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना है और उसके बाद इस प्रोटीन ने डिग्रेड हो जाना है। हमारी बॉडी के अंदर टर्नओवर चलता रहता है ना, ओल्ड सेल्स न्यू सेल्स से रिप्लेस होते हैं, ओल्ड प्रोटीन्स न्यू प्रोटीन से रिप्लेस होती हैं। तो इसका मतलब है कि हर प्रोटीन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है और उस ड्यूरेशन में उसकी डिग्रेडेशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसका वो टाइम स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और उसकी जगह न्यू प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई न्यू प्रोटीन बनती है तो उस प्रोटीन के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की, यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट करवा दी जाती है जो कि इसको डिग्रेडेशन से या हाइड्रोलिसिस से बचा लेते हैं। और जब प्रोटीन का लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है, इसकी डिग्रेडेशन होनी होती है, तो उस केस में ये कार्बोहाइड्रेट्स इससे डिटैच करवाए जाते हैं और उसके बाद ये प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होगी। सो समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स की जो अटैचमेंट है वो प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस या डिग्रेडेशन से भी प्रोटेक्ट करती है। देखिएगा, ये वही चीज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी। इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि समटाइम्स ओलिगोसैकेराइड्स जो है ये एज अ डेस्टिनेशन लेबल के तौर पर एक्ट करते हैं। स्टार्टिंग से आप लोगों को मैं मैनोज 6 फॉस्फेट की एग्जांपल देके लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन की जो मूवमेंट है इसको रेफर कर रही थी। सो आई थॉट कि मुझे यहाँ पे जो है वो इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा जो है वो इलेबोरेट करना चाहिए। ठीक है। जब भी किसी न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आप सिर्फ इस मैकेनिज्म को देखोगे, ये चीज आप चाहे इग्नोर कर दो कि एक्चुअली मैनोज 6 फॉस्फेट की अटैचमेंट के बाद प्रोटीन किस तरह से लाइसोसोम में जाती है। लाइसोसोम जो है वो किस तरह से इसको रीड करता है कि दिस प्रोटीन इज मेड फॉर लाइसोसोम। हमें ये पता है कि हमेशा जब भी कोई प्रोटीन बनती है और उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होनी है, यानी उस पर कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट होनी है, तो ये अटैचमेंट 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस। इट मीन्स कि प्रोटीन जब साइटोसोल में बनती है और उस प्रोटीन में अगर मॉडिफाई होना है, उसके ऊपर ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस या कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन को साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मल्टीपल ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उस प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इधर अटैच हो चुके हैं और इन कार्बोहाइड्रेट्स में से एक कार्बोहाइड्रेट को लेबल करके दिखाया गया है कि दिस इज मैनोज। अब चूंकि आप एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ चुके हो तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि एक्चुअली ये मैनोज पेंटासेकेराइड ब्रिज वाला मैनोज है, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, देन मैनोज और आगे भी आपके पास जो है ये ब्रांचिंग चलती जाएगी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक ओलिगोसैकेराइड चेन एस्पारागिन रेजिड्यू ऑफ प्रोटीन के ऊपर अटैच हो गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस ओलिगोसैकेराइड की अटैचमेंट के बाद आपकी प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस में जाने के बाद आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वन ऑफ द मैनोज रेजिड्यू ऑफ दिस ओलिगोसैकेराइड चेन इज फॉस्फोराइलेटेड, यानी जो मैनोज 6 फॉस्फेट मैं आप लोगों को बता रही थी प्रीवियस स्लाइड में, ये मैनोज 6 फॉस्फेट 2 डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के अंदर जाके इसकी अटैचमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच होगी एंड देन इन सिस साइड ऑफ द गोल्गी अपरेटस यहाँ पे आपकी फॉस्फोराइलेशन होती है। सिस अपरेटस से आपके पास यहाँ पे जो प्रोटीन है वो मूव करेगी टुवर्ड ट्रांसपोर्शन। आपको सिस और ट्रांसपोर्शन का आइडिया होगा कि जो आपका बिल्कुल लास्ट पोर्शन है गोल्गी अपरेटस का, उसको आप ट्रांस साइड कहते हो, बिकॉज यहाँ से वेसिकल फॉर्मेशन होती है और ये अल्टीमेटली किसी कंपार्टमेंट की तरफ जाती है। ट्रांस साइड के ऊपर अब क्या होगा कि ट्रांस गोल्गी अपरेटस में आपके पास इस मैनोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। दिस इज मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर ट्रांस साइड पे अवेलेबल था, सिस साइड पे अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि अब इस प्रोटीन को ये पिक करेगा जिसके ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट है, बिकॉज दिस रिसेप्टर इज स्पेशलाइज्ड फॉर द मैनोज 6 फॉस्फेट। तो ऑब्वियसली ये मैनोज 6 फॉस्फेट को रिकॉग्नाइज करेगा और सिर्फ उस प्रोटीन को, सपोज यहाँ पे 2 या 3 प्रोटीन थी, एक ये प्रोटीन है इसकी भी ग्लाइकोसाइलेशन हुई है, इस प्रोटीन की भी ग्लाइकोसाइलेशन हुई है, ये सिर्फ उस प्रोटीन को रिस्पॉन्ड करेगा जिस प्रोटीन के ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट की अटैचमेंट हुई है और उसको एक वेसिकल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से ये जो गोल्गी है, इस गोल्गी से ये वाला पोर्शन बड ऑफ हो जाएगा
और ये एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल बन जाएगा। हमें पता ना कि जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी अपरेटस में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है तो आपकी गोल्गी से कुछ वेजिकल्स बनते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कहते हैं, और ये वेजिकल्स उन प्रोटीन्स को स्पेसिफिक ऑर्गेनेली की तरफ लेके जाते हैं। लाइक अगर ये प्रोटीन लाइसोसोम के लिए है तो ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल लाइसोसोम में जाके अपनी इस प्रोटीन को लोड कर देगा, और अगर ये वेजिकल आपकी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बना है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उस प्रोटीन को लोड कर देगा। इट मीन्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करवाते हैं, मॉडिफिकेशन करवाने के बाद जिस कंपार्टमेंट या जिस ऑर्गेनेली के लिए वो प्रोटीन बनी होती है वहां पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। सो हेयर आपकी जो प्रोटीन है विच इज मॉडिफाइड बाय द अटैचमेंट ऑफ मैनोज 6 फॉस्फेट वो इधर लाइसोसोम तक ट्रांसफर करती जाएगी, और आपका ये जो वेजिकल है इसमें प्रेजेंट ये जो रिसेप्टर है ये रीजनरेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये वापस गोल्गी की तरफ चला जाएगा और गोल्गी में जाके मजीद एक प्रोटीन को पकड़ के जो है वो लाइसोसोम की तरफ ला सकता है। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस चीज को सिर्फ हाईलाइट करना है कि यस मैनोज 6 फॉस्फेट या कार्बोहाइड्रेट की जो अटैचमेंट है ये डेस्टिनेशन लेबल के तौर पे एक्ट करती है और प्रोटीन को उसके स्पेसिफिक कंपार्टमेंट तक शिफ्ट करती है। इज इट क्लियर? नाउ बायोलॉजिकल सिस्टम या मैमल्स के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के तौर पर एक्ट करती हैं? काफी सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स की एग्जांपल के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है। जैसे इंसुलिन रिसेप्टर की मैंने एग्जांपल दी थी। सिमिलरली आपके जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, दीज आर आल्सो दी ग्लाइकोप्रोटीन। हार्मोन्स की आप एग्जांपल ले सकते हो जिसमें इंसुलिन को आप कह सकते हो। सिमिलरली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। So most of the hormones and receptors, these are not the proteins. ये pure proteins नहीं है बल्कि ये conjugated proteins हैं, और कौन सी proteins हैं? These are glycoproteins. तो आपने प्रोटियोग्लाइकन्स के केस में पढ़ा था कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में यूजुअली प्रेजेंट है, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन्स में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स एंड हार्मोन ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं वो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, जबकि आपकी सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स हैं और जो हार्मोन्स हैं 90% ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी दो तरह की हो सकती हैं। जैसे आपने प्रोटियोग्लाइकन्स के केस में देखा था कि आपकी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स आके अटैच हो सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो सिक्रीटेड प्रोटीन्स हैं उन सिक्रीटेड प्रोटीन्स के ऊपर ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स अटैच हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा था प्रोटियोग्लाइकन्स के केस। इसी तरह से जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी आपकी जो प्रोटीन्स हैं सिक्रीटेड भी हो सकती हैं और मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती हैं। अब सिक्रेटेड प्रोटीन्स में हम स्पेसिफिकली उन प्रोटीन्स की बात करेंगे जो कि सिक्रीशंस में आती है। लाइक आप म्यूकस की एग्जांपल ले सकते हो कि म्यूकस में भी आपके पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और ऐसी सारी की सारी प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि सिक्रीशंस में प्रेजेंट होंगी उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम कहेंगे कि दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर म्यूसिन। ठीक है, यानी सेल की सरफेस के साथ अगर कोई ग्लाइकोप्रोटीन अटैच है तो उस ग्लाइकोप्रोटीन को आप म्यूसिन की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ आपकी जो सिक्रीटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो सिक्रीशंस का पार्ट है, म्यूकस वगैरह का पार्ट है, इसके अलावा किसी और टाइप ऑफ सिक्रीशन में अगर ये प्रेजेंट है तो इन प्रोटीन्स को आप कहोगे कि दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर म्यूसिन। तो डेफिनेटली ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ही हैं, लेकिन चूंकि ये सिक्रीशंस का पार्ट है इसलिए हम इनको म्यूसिन भी कहते हैं। ठीक है, so those glycoproteins which are the part of secretions, these glycoproteins are mucin। और म्यूसिन में हमारे पास जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओ ग्लाइकोसाइलेशन होती है, यानी जितनी भी आपकी जो सिक्रीशंस में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स वो कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं? ओ ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इन ओ ग्लाइकोप्रोटीन्स में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आके अटैच होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम?
एन-एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी कि आपकी ग्लाइकोप्रोटीन जो है अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो म्यूसिन्स नहीं है, लेकिन अगर वो किसी सिक्रीशन में प्रेजेंट है तो उनको आप म्यूसिन्स कहोगे। म्यूसिन्स ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ओ ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है। म्यूसिन्स के अंदर एन ग्लाइकोप्रोटीन की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। और ओ ग्लाइकोसाइलेशन में आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, दिस कार्बोहाइड्रेट इज एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन रेसिड्यू। अब ये जो म्यूसिन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या आप म्यूसिन्स की अगर बात करें जो सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट है, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करती हैं। लाइक अगर हम लोग जो है वो बात करते हैं सिक्रीशंस की, तो जितनी भी सिक्रीशन है इनका मेन पर्पस ये होता है, जैसे हमने साइनोवियल फ्लूइड की बात की थी जब हम प्रोटियोग्लाइकेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो ये फ्रिक्शन से बचाती हैं हमारी बोन्स को, साइनोवियल फ्लूइड। उसी तरह से किसी भी किस्म की सिक्रीशंस हैं, चाहे वो नेजल सिक्रीशंस है, आपके लंग्स में सिक्रीशंस है, आपके स्टमक में सिक्रीशंस है, उन सब सिक्रीशंस का जो कोर पर्पस है वो ये है कि वो वहाँ पे लुब्रिकेशन करती हैं, यानी आपके जो वहाँ पे टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको फ्रिक्शन से बचाती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली इनकी ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से होती है। ये जो म्यूसिन्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इन सिक्रीशंस के अंदर, these mucins are responsible for the characteristic slipperiness in these secretions. Okay. ग्लाइकोसाइलेशन कितनी टाइप्स की है? ग्लाइकोसाइलेशन में कौन कौन से अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन्वॉल्व हैं? ग्लाइकोसाइलेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? इन सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हमने देखा कि अगर दो टाइप्स हैं हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की, एन और ओ, तो एन में आपके पास प्रोटीन का एस्पाराजिन रेसिड्यू इन्वॉल्व होता है। कौन सा एस्पाराजिन रेसिड्यू? विच इज द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस NCST। और ओ लिंक में आपके पास प्रोटीन का सीरीन या थ्रियोनिन इन्वॉल्व होता है। कौन सा सीरीन और थ्रियोनिन? विच इज प्रेजेंट इन द ग्लाइसिन, वेलिन एंड प्रोलिन रिच रीजन। ये ग्लाइकोसाइलेशन होती क्यों है? बिकॉज ये हमारी प्रोटीन को समटाइम डेस्टिनेशन लेबल के तौर पे फैसिलिटेट करती है, समटाइम्स उसकी जो पोलैरिटी है उसको इंक्रीज करती है। इसी तरह से हमारी जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को ये फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट, और उसको जो रॉड लाइक कन्फर्मेशन है, समटाइम्स अगर प्रोटीन आपकी साइटोस्केलेटल प्रोटीन है तो रॉड लाइक कन्फर्मेशन अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमने बेनिफिट्स भी देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्यों अटैच हो रहे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट होती किन कंपार्टमेंट्स में है, हम इन कंपार्टमेंट्स को देख लेते हैं और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, उन चीजों को देख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैनोज 6 फॉस्फेट की अटैचमेंट के टाइम देखा था कि दीज आर द टू कंपार्टमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। यानी अगर आपकी प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट होनी है तो ये कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट साइटोसोल में नहीं होगी, बल्कि इसके लिए आपकी प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस में से पास करना पड़ेगा। एंड दीज आर द टू कंपार्टमेंट्स जहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होगी। कुछ ग्लाइकोसाइलेशन के कुछ इवेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे और बाकी इवेंट्स गोल्गी एपरेटस में कंप्लीट होंगे। और जैसे ही ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट होगी, गोल्गी एपरेटस से एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनेगा। ये वेसिकल उस प्रोटीन को उसकी स्पेसिफिक जो डेस्टिनेशन है वहां तक लेके जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द टू कंपार्टमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व not only in protein post translational modification but also in protein trafficking। प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, मॉडिफाई तो करते हैं, लेकिन उसके बाद एक वेसिकल की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं उसकी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम एक एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन को एज एन एग्जांपल देख लेते हैं कि एन ग्लाइकोसाइलेशन किस तरह से होती है। ओ ग्लाइकोसाइलेशन की मैंने एग्जांपल कोट नहीं की, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, आप लोग यहाँ पे इस एग्जांपल को देख सकते हो कि आपको पता है कि हमेशा प्रोटीन की फॉर्मेशन राइबोसोम्स के ऊपर होती है, और राइबोसोम्स सेल्स में या तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में, या फिर ये आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जिस वजह से हम इनको रफ या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी। तो दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी सरफेस के ऊपर आप देखते हैं कि राइबोसोम्स अटैच हैं। ये राइबोसोम्स किसी मैसेंजर आरएनए को रीड करते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन शुरू कर देते
ऐसे सारे के सारे राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अटैच हैं, जब ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आना शुरू हो जाती है। ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके राइबोसोम ने स्टार्टिंग में कुछ सीक्वेंसेस को रीड किया, प्रोटीन बनाई, और वो प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आना शुरू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका ऑलरेडी ये जो ओलिगोसेक्राइड का एक स्पेसिफिक पैटर्न है ये बना हुआ, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी जो है वो एक ओलिगोसेक्राइड कॉम्प्लेक्स को या एक ओलिगोसेक्राइड कॉम्बिनेशन को बना के एक कैरियर लिपिड के ऊपर जो है वो उसको अटैच करा देता है। दिस इज डोलिकोल पायरोफॉस्फेट। डोलिकोल बच्चों एक लिपिड है, ठीक है। दिस इज अ ट्रांसपोर्ट लिपिड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को टेम्परेरीली अपने साथ अटैच करवाता है, और जैसे ही प्रोटीन का वो रेजिड्यू एक्सपोज हो जाता है जिसके ऊपर जाके इस कार्बोहाइड्रेट ने अटैच होना है, डोलिकोल इस ओलिगोसेक्राइड को उस पर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, सपोज ये वो स्पाराजिन है विच इज द अटैचमेंट साइट फॉर द ओलिगोसेक्राइड, यानी ये वो स्पाराजिन है जो कि इस सीक्वेंस का पार्ट है, प्रोलीन S&T। तो अब आपका ये डोलिकोल देखेगा कि दिस स्पाराजिन इज द साइट जहां पे आप जाके ये ओलिगोसेक्राइड को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस ओलिगोसेक्राइड को ट्रांसफर कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपका ये जो ओलिगोसेक्राइड कॉम्प्लेक्स है ये डोलिकोल से एस्पाराजिन के ऊपर अटैच होती है, और आपका डोलिकोल जो है वो वापस अपनी फ्री फॉर्म में आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच राइबोसोम से स्टार्ट होगी। सेकेंड स्टेप में आपका जो एक ब्रांच ओलिगोसेक्राइड का पैटर्न है वो डोलिकोल पायरोफॉस्फेट के साथ अटैच होगा। थर्ड स्टेप में आपका ओलिगोसेक्राइड का ये जो कॉम्बिनेशन है ये डोलिकोल से एस्पाराजिन रेसिड्यू ऑफ प्रोटीन को ट्रांसफर हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपकी ये प्रोटीन देखेगी कि इनमें से किन रेसिड्यूज की मुझे जरूरत है और किन रेसिड्यूज की जरूरत नहीं है, तो उस बेस पे इसकी ट्रिमिंग होगी। यानी आप देख सकते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज यहाँ से क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए। तो दिस इज द ट्रिमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन। यानी हर एक प्रोटीन के ऊपर सेम कॉम्बिनेशन तो प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो कॉम्बिनेशन वेरी कर सकते हैं। तो प्रोटीन को जिन कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है वो रहने देगी और बाकी की ट्रिमिंग करा लेगी। तो नेक्स्ट स्टेप इज ट्रिमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, अब मैं इसे ग्लाइकोप्रोटीन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। दिस ग्लाइकोप्रोटीन विल मूव टू दी गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस में जाने के बाद आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो गए। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच नहीं करवा रहा था, लेकिन गोल्जी अपरेटस ने यहाँ पे अटैचमेंट करवा के ग्लाइकोसाइलेशन को कंप्लीट कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस है वो किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि ये जो दोनों कंपार्टमेंट्स हैं गोल्जी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मिल के प्रोटीन की जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं। यहाँ पे आपने एक एन ग्लाइकोसाइलेशन को एज एन एग्जाम्पल लेते हुए इस चीज को देख लिया। नेक्स्ट आपके पास जो ओ ग्लाइकोसाइलेशन है, सिर्फ इसके लिए आप यही चीज माइंड में रखेंगे कि ओ ग्लाइकोसाइलेशन में आपके पास जो ज्यादातर मॉडिफिकेशन है वो गोल्जी अपरेटस नहीं होती है। यानी इस केस में आपकी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास तो करेगी, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना ओलिगोसेक्राइड का, वो सारा डिग्रेड हो जाएगा और गोल्जी इसकी जो है वो एक्सक्लूसिवली इसकी ग्लाइकोसाइलेशन करेगी। बिकॉज इस केस में आपके पास कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होने होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपकी जो है वो गोल्जी अपरेटस अटैच करवा सकता है। तो बच्चों यहाँ तक आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का पोर्शन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का सेक्शन था वो कंप्लीट